हेलो बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम एक न्यू टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली अभी तक हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वहां पर इलेक्ट्रॉनों में सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का पार्शियली कंट्रीब्यूटिंग हुआ था, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर हो रहे थे। रेजोनेंस जब हमने पढ़ा था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे थे, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से भी ट्रांसफर होते हैं और पाई बॉन्ड से भी ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डों से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। देखो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पर CH3 CH2 या फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कंपाउंड कुछ इस तरह से है मेरे पास यहाँ पर कि ये मेरे पास एक कार्बन एटम है, ये सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन एटम जिस पर दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इसका एक पी ऑर्बिटल जो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग के थ्रू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और एक कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन कोई सा भी यहां पर ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी प्रकार ऊपर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी प्रकार ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये ओवरलैपिंग के थ्रू। अब यहां पर एक्चुअली होता क्या है, देखो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो क्या कोई सा भी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है मेरे पास, तो इस डबल बॉन्ड के का कार्बन है ये वाला, और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन मेरा कहलाता है अल्फा कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। और अल्फा कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो हाइड्रोजन मेरे यहां पर क्या कहलाते हैं, ये सभी मेरे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हमें ट्रांसफर करना है, तो यहां से चाहे ये वाले अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए कोई से भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर भी होता है। देखो, जैसे इस एग्जांपल में देखें हम, इसको मैं इस तरह से नोट कर देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉन्ग पेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर इलेक्ट्रॉन से लॉन्ग पेयर आ जाएगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गए, इसलिए हाइड्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इस कार्बन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं है इस समय, इस कारण इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, कि यहां से बॉन्ड का ही ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो गए और कोई बॉन्ड नहीं बचता है, तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से इस वाले हाइड्रोजन ने स्ट्रक्चर बनाई है उसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी स्ट्रक्चर बना सकता था। ठीक है, इसको आप चाहो तो इस तरह से खोलकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर इसकी क्या बन जाएगी, तो इसकी सेकंड स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इस वाले बॉन्ड को गायब कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और CH2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और तीसरा, मैं इस बॉन्ड को भी गायब कर सकता था और इसकी एक और स्ट्रक्चर क्या बन जाती मेरे पास, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड गायब हो जाता, इधर डबल बॉन्ड CH और CH2 लॉन्ग पेयर। अब आप देखोगे ध्यान से कि मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर,
डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन, जो डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के पर जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन से एक बार ये वाला बॉन्ड, एक बार ये वाला बॉन्ड और एक बार ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे पास टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो कितनी बनी 3, और टोटल स्ट्रक्चर कितनी बन गई, टोटल स्ट्रक्चर मेरे पास बन चुकी है यहाँ पर 4। एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन तो 1, 2 और 3 में हुआ है, ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है यहाँ पर, तो टोटल स्ट्रक्चर तो 4 है, और हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर कितनी है, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी है। अब इस तरह के रेजोनेंस को या इस तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चरों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए किस बात की, अल्फा हाइड्रोजन एटम की, कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं और किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन एटमों को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम कुछ मॉलिक्यूलों में अल्फा हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। अब डबल बॉन्डेड के पास वाले कार्बन एटम पर, यानी कि ये डबल बॉन्ड का कार्बन है तो इसके पास 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन जो डबल बॉन्ड के कार्बनों के जस्ट पास में है। तो ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड से अटैच है, और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ पर 3 क्या होंगे हाइड्रोजन, तो 3, 6, 9 एंड 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो डबल बॉन्ड का कार्बन एक तो ये है मेरे पास और एक ये है, तो इधर तो कोई लगा हुआ नहीं है क्योंकि वैलेंसी को हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखें एक कार्बन एटम यहाँ पर होगा और एक कार्बन एटम यहाँ पर होगा, और ये सिंगल बॉन्ड से तो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन एक तो ये है और एक ये है। अब इसके पास वाला कार्बन कौन सा है, ये जॉइंट, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला कार्बन 1 एंड 1, 2 यहाँ पर 2 बॉन्डों से बॉन्डेड है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे 2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है वो कौन से 1, 2, 3 एंड 4, और इनके पास वाले जो अल्फा कार्बन है तो इसके पास में ये कार्बन अल्फा हो जाएगा, इसके पास ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा, इसके पास ये वाला कार्बन अल्फा होगा और इसके पास ये वाला कार्बन अल्फा होगा। और अल्फा कार्बन से आप तो ये चेक करोगे बॉन्ड कितने, जितने बॉन्ड है उसे 4 में से घटा दिया करो। तो 1 एंड 1, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 2। इसमें 1, 2, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर। इसी प्रकार एक यहाँ पर होगा और 2 हाइड्रोजन एटम आपके यहाँ हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है मेरे पास कौन कौन से, तो ये आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है ये दो, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से आप चेक करोगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपके क्या हो जाएंगे अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन आपके क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सबसे पहली बार डबल बॉन्डेड कार्बन एक तो ये है और एक ये है। अब इससे निकटवर्ती कार्बन कौन है, तो इससे जस्ट पास में एक तो ये है और इसके जस्ट पास में ये है, इससे जस्ट पास में ये होगा और ये एक ही हो जाएगा। तो 4 मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब आप देखोगे तो 1, 2, 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा आपका, 1, 2, 3 बॉन्ड है तो एक इधर बचेगा, तो 1 एंड 1, 2 इधर, 1 एंड 1, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, तो 2, 4, 5, 6 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे तो डबल बॉन्डेड
कार्बन मेरे पास एक तो ये होगा और ये होगा, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे, ये अल्फा कार्बन, तो एक अल्फा कार्बन ये होगा, एक अल्फा कार्बन ये होगा, एक अल्फा कार्बन ये हो जाएगा आपका, एक अल्फा कार्बन ये हो जाएगा। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 4 एंड 2 6, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 6। इस स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन है मेरे, और इससे जुड़े हुए एक तो ये वाला और एक ये वाला कार्बन मेरा क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे आपके, और यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे आपके 2। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1 और 2 ये दोनों कार्बन मेरे कैसे हैं, ये मेरे अल्फा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास वाला ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा, और इस पर 4 बॉन्ड है, इस पर भी 4 बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में ये डबल बॉन्डेड कार्बन और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से आप चेक करोगे तो निकटवर्ती कौन हो जाएगा आपका, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम आपके जस्ट पास में हो जाएंगे, और इधर से ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम जस्ट पास में होंगे। इस पर 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 बॉन्ड, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ओनली 2 होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाला, हमने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लिया है। मेनली हम हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, तो हम एक तो एल्कीन, एल्काइन, कार्बो कैटायन, फ्री रेडिकल, इनमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था एल्कीन में, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एल्कीन में सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पर ट्रांसफर होकर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ग्रो करेगी। तो कहने का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर, और अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर, उतनी ही लेस एनर्जी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी की कि तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होती चली जाएगी। इसका कारण क्या है, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेस होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हम ये और देखते हैं कि एक तो मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है CH2H CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी यदि मैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो CH2 ऊपर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड CH2 पर एक लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड गायब हो चुका है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं रेजोनेंस का, जैसे यहाँ पर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और इसकी मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर और यहाँ से इधर ट्रांसफर, और इस तरह से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इनका ट्रांसफर हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और सिग्मा बॉन्ड
पाई बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड के तोड़ने के लिए एनर्जी के ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी का ज्यादा अमाउंट चाहिए तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर के बनने में मेरे को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहां से लेस अमाउंट एनर्जी का चाहिए मेरे को, तो इससे इस स्ट्रक्चर के बनने में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बन जाती हैं बजाय हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। तो मैं ये कहूंगा कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि जल्दी बनेगी तो वहां पर एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस की ज्यादा होती है और हाइपर कॉन्जुगेशन की कम होती है। तो अब आप एक बात ये याद रखोगे कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की तुलना में, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से तो स्ट्रॉन्ग होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी तुलना में लेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में मोर स्ट्रॉन्ग होता है। एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्शियली ट्रांसफर होता है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल ट्रांसफर होते हैं, और रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के ट्रांसफर के कारण कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उससे कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन एक टॉपिक और आपने पढ़ा था एरोमेटिसिटी लास्ट क्लास में, और एरोमेटिसिटी के केस में हम ना तो रेजोनेंस इफेक्ट को चेक करेंगे, ना हाइपर कॉन्जुगेशन को, ना इंडक्टिव को। यदि कोई एल्कीन एरोमेटिक है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, वहां पर हम तीनों ही इफेक्ट को नहीं देखते, क्योंकि एरोमेटिक इफेक्ट जो होता है वो इन तीनों ही इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। यदि कोई एरोमेटिक नहीं है तो हम सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। कुछ क्वेश्चनों के जरिए हम इसको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम चेक करें सबसे पहले कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3, ये 1, तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन एटम है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो जाएंगे 12, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो जाएंगे 3 6 9, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 0। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो अल्फा हाइड्रोजन है मेरे, वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, तो 2 4 6 8 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 3। तो आप देखोगे डायरेक्ट ये मोर स्टेबल हो जाएगी और ये लेस स्टेबल रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 में ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है। एल्काइन में भी सेम एल्कीन की तरह ही होगा, यहाँ से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एक तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ कितने आ जाएंगे 6, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड से ये वाला होगा यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये मोर स्ट्रॉन्गर एल्काइन हो जाएगा देन इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन, और यहाँ से मेरे पास ये अल्फा कार्बन और ये मेरे पास अल्फा कार्बन, जस्ट पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन केवल ये होगा अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1, तो ये मोर स्ट्रॉन्गर एल्कीन हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे, सॉरी 5 में देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर यदि मैं चेक करूं इस डबल बॉन्ड से, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां से देखो इससे ये अल्फा और इससे ये अल्फा, इससे देखूं तो ये अल्फा और ये अल्फा, और इससे देखूं तो ये अल्फा और ये अल्फा। लेकिन उन सभी चीजों को देखने से पहले आप एक चीज ये नोट करोगे कि ये रिंग जो है आपकी
एरोमेटिक है। ये रिंग आपकी कैसी है? एरोमेटिक। और ये जो रिंग है आपकी ये कैसी है? एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक रिंग मोर स्टेबल होती है देन एंटी एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और एंटी एरोमेटिक रिंग लेस स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एरोमेटिक रिंग है और इसको यदि मैं खोलकर लिखूं तो आपकी ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहां से ये मेरे पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। अब यदि डायरेक्ट एरोमेटिक होती तो मैं कह देता, पर पास वाली रिंग भी एरोमेटिक है एक्चुअली, और इसको भी यदि मैं खोलकर लिखूं तो इस तरह से, इससे ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 ही रह जाएंगे। दोनों एरोमेटिक होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन चेक करने होंगे। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे आप, तो अल्फा हाइड्रोजन यदि हम चेक करें तो यहां से ये वाला अल्फा कार्बन, और चूंकि ये खुद डबल बॉन्ड का कार्बन है, इससे ये अल्फा होगा और इससे ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है और यहां पर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि यहां से कॉन्जुगेशन चल रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था रेजोनेंस मोर स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो अल्फा हाइड्रोजन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ये बी और ये आपकी सी रिंग। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करते हो तो देखो डबल बॉन्ड से 1 2 3 एंड 4 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर 2 4 और 6 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 10। यहाँ पर आप चेक करोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो इस डबल बॉन्ड से एक तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से चेक करते हो तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 4 एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 5। अब स्टेबिलिटी की यदि अपन बात करें तो स्टेबिलिटी ए की सबसे ज्यादा होगी, देन 5 वाले यानी सी की, और फिर सबसे कम स्टेबल हो जाएगा आपका बी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे यहां से ये वाला अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 2 4 और ये 6 यानी कि 10। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करोगे तो ये मेरे पास अल्फा, ये अल्फा, और इससे 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे आप पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ पर एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर लॉन पेयर है, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि रेजोनेंस चलेगा, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में मोर स्ट्रॉन्गर होता है, तो इस कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हम, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम है, डबल सिंगल, जबकि यहाँ पर डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी मोर स्टेबल कौन होगा? 11 नंबर, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 में आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन आपके क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए 2 4 और 7 और 10 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन ये होगा आपका और ये ही होगा, तो 1 2 3 यानी कि एक ही रह जाएगा। तो मोर स्टेबल कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे आप, तो यहाँ से 1 2 3 4 अल्फा कार्बन है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी आपके 3 6 8 और 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके
ओनली 4 रहेंगे, तो ये मोर स्टेबल आपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ से 1 2 ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, और यहाँ से ये 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे 6, और 1 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास तीनों ही पोजीशंस जो हैं उनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, 6 6 और 6। तो इस सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे स्टेबिलिटी? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं, रेजोनेंस है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्ट्रांग होता है, तो इस सिचुएशन में मैं इनको ए बी और सी नोमेनक्लेचर कर देता हूं इसकी। अब मैं ए की हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो खोलकर, ये मेरा पहला कार्बन एटम है CH3, यहां से ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, इस कार्बन से, जहां से एक और CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने खोलकर लिख लिया है आपका। यहां से मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। क्लियर है? अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बी वाले स्ट्रक्चर की रेजोनेटिक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 एक हाइड्रोजन एटम इधर एक, ये ट्रांस है एक्चुअली, इसमें भी मैं एक अल्फा हाइड्रोजन को खोलकर लिख लेता हूं, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब आप देखोगे यहां से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपकी ड्रॉ हो रही है, और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर आपका डबल बॉन्ड, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन एटम पर आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर? सी को यदि आप देखोगे तो सी की स्ट्रक्चर में बनाता हूं, तो ये सी इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और ये H और ये H, ये एक्चुअली आपकी जो सेकंड स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये आपकी ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये वाली आपकी सिस हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर CH2 और H, मैं अल्फा हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ से यदि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, और इधर आपका CH3 और इधर आपका H। अब आप देखोगे जो मेरे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये जो मेरा कार्ब एनायन है ये मेरे पास 1 डिग्री है, ये मेरे पास कार्ब एनायन जो आया ये 2 डिग्री आया, और यहाँ पर भी मेरे पास जो कार्ब एनायन आ रहा है वो मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये कार्ब एनायन बनेगा, और ये कार्ब एनायन जो है ये मेरा 2 डिग्री है। अब आपको पता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री कार्ब एनायन मोर स्टेबल होता है, तो ए वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब बात आती है बी और सी में से कौन स्टेबल होगा, क्योंकि बी और सी दोनों ही 2 डिग्री बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि बी और सी में यहाँ पर ये ट्रांस पोजीशन में है, और ट्रांस पोजीशन में तो ये CH3 ग्रुप दूर दूर है, जबकि सी पोजीशन में देखोगे तो ये सिस पोजीशन में है, पास पास है, और आपको पता है पास पास होने के कारण यहाँ पर रिपल्सन लगेगा, जबकि यहाँ पर लेस रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बी वाले की स्टेबिलिटी ए से थोड़ी सी कम होगी, और सी वाले की सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो आपने देखा कि यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यदि समान आ जाती है तो हम वहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की तुलना करते हैं। सिस और ट्रांस होने पर सिस की स्टेबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाती है रिपल्सन के कारण, और ट्रांस की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दूर दूर होते हैं, या कोई और ग्रुप है तो वो भी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी एल्कीन की निकालते हैं।